आज भारत में अगर यूपीआई पेमेंट्स की बात होती है तो सबसे पहले जिस ऐप का नाम आता है वो है फोन पे। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस, करोड़ों यूजर्स और लगभग हर दुकान पर वही एक क्यूआर कोड। लेकिन क्या आप जानते हैं जो फोन पे आज डिजिटल इंडिया की पहचान है, वो कभी फ्लिपकार्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट हुआ करता था। कुछ साल पहले तक भारत में किसी को पैसे भेजना इतना आसान नहीं था। बैंक की लाइन, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, ओटीपी, एक लंबा और झंझट भरा प्रोसेस। इसी वजह से लोग कैश पर ही भरोसा करते थे और ऑनलाइन पेमेंट से दूर रहते थे। इसी दौर में समीर निगम, जो फ्लिपकार्ट में इंजीनियरिंग हेड रह चुके थे, उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो कर रहे थे, लेकिन पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी चुनते थे। कारण साफ था, डिजिटल पेमेंट्स पर भरोसे की कमी। यहीं से एक आइडिया पैदा हुआ, क्यों ना पेमेंट को व्हाट्सएप मैसेज जितना आसान बना दिया जाए। समीर निगम ने ये आइडिया अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। तीनों ने मिलकर 2015 में एक नया स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम रखा गया फोन पे। शुरुआत में न कोई बड़ी फंडिंग थी, न कोई बड़ा ऑफिस। खुद कोड लिखा गया, खुद सिस्टम बनाया गया। दिसंबर 2015 में फोन पे रजिस्टर हुआ और अप्रैल 2016 में ऐप लॉन्च होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने इसे खरीद लिया। फ्लिपकार्ट को मिला एक बेहतर पेमेंट सिस्टम और फोन पे को मिला ब्रांड ट्रस्ट। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया। अब सिर्फ मोबाइल नंबर या वर्चुअल आईडी से सीधे बैंक से बैंक पैसे ट्रांसफर हो सकते थे, बिना कार्ड, बिना आईएफएससी और बिना बैंक विजिट के। फोन पे की टीम को पहले से अंदाजा था कि यूपीआई ही भारत का भविष्य है। लेकिन चुनौती ये थी कि बैंक किसी थर्ड पार्टी ऐप पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। कई बैंकों ने साफ मना कर दिया। आखिरकार अगस्त 2016 में येस बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई और फोन पे बना भारत का पहला ऐसा ऐप जो बैंक नहीं था, लेकिन यूपीआई पेमेंट्स करा रहा था। फिर आया 8 नवंबर 2016, जब नोटबंदी का ऐलान हुआ। कैश की कमी हो गई और डिजिटल पेमेंट्स को जबरदस्त रफ्तार मिली। जहां बाकी ऐप्स वॉलेट मॉडल पर चल रहे थे, फोन पे पूरी तरह यूपीआई पर बेस्ड था, सीधे बैंक टू बैंक। यहीं से फोन पे ने पेटीएम जैसे ऐप्स से अलग पहचान बनानी शुरू की। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। 2017 की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे को ब्लॉक कर दिया। आरोप था कि यूपीआई के कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पेमेंट्स फेल होने लगे और मार्केट में अफवाह फैल गई कि फोन पे बंद होने वाला है। ये फोन पे के लिए सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। दिन रात काम किया, सिस्टम सुधारा और कुछ ही हफ्तों में वापसी कर ली। इसके बाद फोन पे ने तय कर लिया कि वो सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं रहेगा। धीरे धीरे बिल पेमेंट्स, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जैसे फीचर्स जोड़े गए। यहाँ तक कि दुकानदारों के लिए सस्ता पीओएस मशीन भी लॉन्च किया गया। 2017 से 2020 के बीच फोन पे भारत के छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच गया। फिर 2020 में कोविड आया। कैश से दूरी और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की जरूरत ने फोन पे को और आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान गूगल पे और पेटीएम के साथ कड़ी टक्कर शुरू हुई। लेकिन फोन पे ने ऑफर से ज्यादा भरोसे, सिंपल एक्सपीरियंस और मजबूत नेटवर्क पर फोकस किया। आज सवाल उठता है, जब यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री है तो फोन पे कमाता कैसे है? फोन पे यूजर से ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेता। कमाई होती है रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और मर्चेंट पार्टनरशिप से मिलने वाले कमीशन से। यानी फोन पे आज एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। आज फोन पे भारत के लगभग आधे यूपीआई ट्रांजैक्शन संभालता है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुका है। अब बताइए, आप यूपीआई पेमेंट के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं?